पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि किस तरीके से बोर्डिंग मिलने से दया पवार जी बहुत खुश होते हैं, लेकिन बोर्डिंग में उनके साथ जो जातिवाद होता है उससे उनकी खुशियां जल्द ही मटिया मेट हो जाती हैं। खाने के समय भी उन्हें किस तरीके से हॉल के बाहर दरवाजे पर बिठाकर भोजन परोसा जाता था, इस बात की शिकायत वे सुपरिटेंडेंट से भी नहीं करते, क्योंकि तंग करने वाले लड़के और सुपरिटेंडेंट की जाति एक ही थी। यहाँ पर वे अहम बात हमसे शेयर करते हैं कि उन्हें इस बात का ताउम्र मलाल रहा कि उन्होंने स्वाभिमान शून्य जीवन जिया। अंत में वे जिक्र करते हैं एक ईसाई पादरी का जो धर्मांतरण से पहले महार था, लेकिन उसने कभी भी दया पवार जी को ईसाई बनने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित नहीं किया, और न ही दया पवार जी ने ही कभी इतनी हिम्मत जुटाई कि वे ईसाई बन जाएं। इस बाबत भी वे एक कथा है जो हमसे शेयर करते हैं कि किस तरीके से उनके गांव में उमा आजा के पिता जब ईसाई बन जाते हैं तब पूरा गांव और महारवाड़ा जो है वो उनका सामाजिक बहिष्कार कर देता है, और उस समय सामाजिक बहिष्कार कितना बड़ा हथियार था ये भी वे बताना नहीं भूलते हैं। तो शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने कभी धर्मांतरण के बारे में नहीं सोचा। यहां तक हमने पिछले एपिसोड में जान लिया था, अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। छात्रावास में खाने की मौज थी। इतना अच्छा भोजन जिंदगी में पहली बार मिल रहा था, इसीलिए मौज ही कह लीजिए, बावजूद इसके कि उन्हें बाहर बैठकर खाना पड़ता था हॉल के। 8-15 दिन फीस्ट होती। फीस्ट बड़े मजे की बात थी, लड्डू या जलेबी का भोजन, परंतु छात्रावास में मटन न मिलता। मैं यहाँ मिठाइयाँ खा रहा हूँ और माँ बहन घर में बासी सूखी रोटियों के टुकड़े तोड़ रहे होंगे। दिमाग में उथल पुथल मच जाती। कई बार लगता कि बहन के लिए लोटे में एक आध लड्डू छिपा लूं, परंतु साहस न होता, छठ चोरी का आरोप लग सकता था। पेटी बस्ता लेकर घर जाने की छुट्टी हो जाती। माँ कभी कभी लकड़ियों का गट्ठर बेचने छात्रावास में आती। सब लड़कों के सामने मैं माँ से बात न करता। माँ का गट्ठा बेच लेने के बाद दूर तक उसका पीछा करता, उसके पीछे भागता, उससे चोरी छिपे बातें करता। यह सब बताते हुए आज मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। शिक्षा से ऐसे संबंध भी क्या टूट सकते हैं? छात्रावास की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लोकल बोर्ड की ओर से प्रत्येक लड़के के लिए 12 रुपए अनुदान मिलता। बाजार हाट हम भी करते, रसीद सुपरिटेंडेंट को सौंपते। वर्ष के अंत में हमारे अनुदान में से कुछ बचता तो वह हमें वापस कर दिया जाता। सोचिए कितनी बेहतर व्यवस्था थी कि जो भी पैसा छात्रों के ऊपर खर्च होने वाला है, यदि उसमें से कुछ बचता है तो उन्हें वापस कर दिया जाए छात्रों को। वर्ष के अंत में हमारे अनुदान में से जो भी कुछ बचता वह हमें वापस कर दिया जाता। आज करीब करीब सभी छात्रावासों में ये पद्धति समाप्त हो गई है। सरकारी पैसे की कितनी जगह हड़प लिया जाता है, इसे तो आज के संचालक ही जाने। उन दिनों छात्रावास में हमें अनिवार्य रूप से खादी बुननी पड़ती। तकली पर सुबह शाम सूत काटना पड़ता। दी गई पूनी यदि काट कर वापस नहीं की तो भोजन बंद। इसी कपड़े से हमें खादी का पजामा और कुर्ता भी मिलता। छात्रावास में सूत कताई तो स्कूल में कृषि कार्य। वार्षिक परीक्षा में कृषि कार्य के लिए अंक दिए जाते। स्कूल के कार्य के बजाय इन्हीं कार्यों में अधिक समय जाता। कृषि कार्य का अर्थ यह नहीं था कि हम खेतों में जाकर काम करते, खेतों में मजदूर काम करते, हम सिर्फ निरीक्षण करने जाते। फूल कितने, पौधे कितने, प्रयोग पुस्तिका में उसके चित्र बनाते। कृषि संबंधी थ्योरी के 400-500 पन्ने भर जाते। 400-500 पन्ने कृषि थ्योरी के। फाइनल में मैं कृषि विषय लेकर पास हुआ, परंतु बाद के जीवन में सूत कताई, कृषि कार्य का तिल मात्र भी कोई उपयोग न था। सारा ज्ञान अधूरा। दया पवार जी इस तरह सोच सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं सोचती। जब मैं 6th, 7th और 8th ये 3 साल मैंने जो है वो गार्डनिंग एज अ हॉबी लिया था, और उस दौरान हमारे से भी खेती नहीं करवाई जाती थी। जो माली स्कूल के होते थे वो हमें सिखाते थे कि कितना गहरा गड्ढा खोदना चाहिए कि जड़ जो है वो अंदर आराम से पौधा चला जाए, उसके ऊपर मिट्टी किस तरह डालनी चाहिए, पानी कब कब देना चाहिए, और उसमें किस तरह के टाइम पर और कौन सा जो है खाद देना चाहिए। वो सब ज्ञान जो है मेरे जीवन में आगे काम आया। मुझे बागवानी का शौक शुरू से ही था, और आज मेरे पेड़ पौधे बहुत फल फूल रहे हैं। मैं उनकी सही तरीके से देखभाल कर पा रही हूँ, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैंने गार्डनिंग एज अ हॉबी लिया था, और बहुत सारी चीजें उस 3 साल के दौरान मैंने सीखी जो मुझे आज तक याद हैं।
ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता। आप यदि उसका उपयोग नहीं करते तो यह आपकी गलती है। साइकिल चलाना मैं बड़ी जिद से सीख पाया। साइकिल किराए पर लेने के लिए मेरे पास पैसे न होते। साप्ताहिक बाजार में रसीदें फाड़ने का काम करता, कमीशन मिलता। आश्चर्य होता, अपने पूर्वज चमड़ा फाड़ते थे और मैं रसीदें। तैरने का मामला भी कुछ इसी तरह का था। बोर्डिंग के पीछे नदी प्रवाह काफी गहरी थी। वहां पानी का रंग काला होता। दोपहर में वहां तैरने जाते। गांव के ऊपरी हिस्से की ये जगह थी। तैरते समय लगता वहां मेरा स्नान करना चलता है और महारवाड़ा का पनघट सबसे नीचे। हमारे यहाँ नहाने के कारण नीचे के सारे सवर्ण अपवित्र हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, महारवाड़ा या कोई भी अछूत बस्ती जो है वो सबसे निचले पनघट पर बसाई जाती थी कि ऊपर से आता हुआ साफ पानी होते होते, गंदा होते होते इस बस्ती तक पहुंचे और अछूत लोग जो है इसी गंदे पानी का इस्तेमाल करें। पढ़ाई लिखाई शिक्षा ने इतनी तो व्यवस्था में फेरबदल कर दी है कि दया पवार जी भी लिख रहे हैं कि जब वे ऊपर नहाते थे तो ये बात उनके जहन में आती थी कि इतने साफ पानी में वे नहा रहे हैं और नीचे किस तरह के पानी का प्रयोग उन्हें करना पड़ता था। मछुआरों के लड़के मजे से नदी पार कर जाते। मुझसे इस तरह कभी संभव नहीं हुआ। किनारे पर ही डुबुक डुबुक करता। काफी दिनों तक विशाल भंवर जाल में जबड़ा फैलाए देखता तो रोंगटे खड़े हो जाते। तंग आकर मैंने यह सब छोड़ दिया। नदी के साथ एक बात और याद हुआ। नदी के बहाव में एक गठरी बह रही थी। उसे सुपा अर्थात सूप या छाछ में रखा गया था। एक लड़का सपासप पानी चीरता हुआ वहां पहुंचता है और वह गठरी खींचकर हमारे किनारे लाता है। खोलते ही एक नन्ही चीख उभरती है। हम सब उसे देख घेर कर खड़े हो जाते हैं। गठरी में एक नवजात शिशु था। दरअसल वह आधुनिक कर्ण ही था। कितना करारा व्यंग्य है। खबर गांव पहुंचती है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। पंचनामा होता है। नदी के ऊपरी हिस्से में जितने घर थे वहां कुंती की तलाश की जाती है। अंत में पीली पड़ी गोरी कुमारिनी पकड़ी जाती है। उसकी डॉक्टरी जांच होती है। बाजार रास्ते से कचहरी तक भीड़ उसके पीछे से पब्लिक हुर्रे करती हुई चलती है। बाद में उसे सजा हुई बताते हैं। सिर्फ स्त्री को सजा हुई, पुरुष का क्या? फिर यहाँ पर जो है न्याय का दोगला चरित्र हमें देखने को मिलता है। ऐसी दैनिक घटनाओं का परिणाम भी मन पर बहुत गहरा होता। बाकी लड़कों की तुलना में उस उम्र में भी मैं काफी गंभीर होता जा रहा था। चारों ओर की घटनाओं का आंकलन न होता, परंतु भीतर बड़ी घुटन महसूस होती। मराठी की कक्षा में बहुत तन्मय होकर कविता सुनता। खांडके नाम के मराठी शिक्षक थे। वे कविता पढ़ाते समय सब कुछ भूलकर तन्मय हो जाते। कविता वे अपने मधुर कंठ से गाते भी। कभी कभी मैं भाव विभोर हो जाता। भीतर ही भीतर सिसकता रहता। तिल की कितनी ये क्रूरता विद इन ब्रैकेट केवड़े हे कौर्य, कुसुमाग्रज की अहि नकुल या जमीन रेलगाड़ी, ये कविताएं विशेष कर अच्छी लगती। एकांत में इन्हें तार सप्तक में गाता। विद्रोह और वेदना एक साथ तूफान मारकर मन में उठते। बोर्डिंग की भीषण सच्चाई में शायद ये कविताएं कुछ राहत पहुंचाती। मतलब जो जातिवाद का दंश हर रोज ये झेलते थे महार होने के कारण, उसकी बात कर रहे हैं। बोर्डिंग के लड़कों को असली हाथ दिखाया तुकाराम शिरकांडे ने। उसकी स्कूल की पहली एंट्री याद आती है। धोती सिर पर जरी का साफा, नया कोरा कोट, उस पर हल्दी के दाग। उसी साल उसकी शादी हुई थी। उसकी पोशाक देखकर कक्षा में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। बोर्डिंग में ये दूसरा महार विद्यार्थी था। मुझे उस पर दया आई तो दया पवार जी ने सोचा कि शायद इसके साथ भी वही सब कुछ होगा जो मेरे साथ हो रहा है। मैं उसे बोर्डिंग में होने वाली फजीहत के बारे में बताता हूँ। पहले ही दिन जब वह भोजन के लिए हॉल में जाता है तब मछुआरों के लड़कों के साथ सटकर बड़े आराम से बैठता है। बोर्डिंग में तहलका मच जाता है। वैसे वह काफी हृष्ट पुष्ट था। उसकी नजरें ललकारती। तो जब विरोध हो उसी वक्त पहली बार ही उसे रोक देना चाहिए। आगे ये जिक्र भी दया पवार जी कर रहे हैं। इस घटना को मैं बड़े कौतूहल से देखता। वह मुझे देखकर अलमस्त हंसी हंस देता। उस दिन तुकाराम बाजी मार ले जाता है। मैं सोचता तुकाराम सा साहस मुझ में क्यों नहीं आया।
अपनी बुजदिली पर शर्म आती है। तो विरोध जो भी आपका करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसी समय उस बात का विरोध करना जरूरी है। हम सहते हैं इसीलिए कोई हम पर हावी हो जाता है। तुकाराम के साहस से मैं आज सामना कर सकूंगा। उसके पिता बंबई की टकसाल में काम करते थे। उन्होंने गांव में अच्छी खासी खेती बाड़ी जमा रखी थी। तुकाराम के लिए बोर्डिंग के मुट्ठी भर खाने का क्या महत्व था। तुकाराम अपना उपनाम श्रीखंडे बताता। श्रीखंडे उपनाम उसे पसंद ना था। इस नाम के कारण उसकी जाति स्पष्ट हो जाती, यह उसका तर्क था। तुकाराम की बात ही कुछ अलग थी। स्कूल की साप्ताहिक छुट्टी हुई कि वह घर भागता। वहां अभी अभी सयानी हो रही उसकी पत्नी उसकी राह देखती होगी। वापस आने पर अपनी पत्नी की सारी कथा का बखान करता। कभी कभार उसका बाप बंबई से आता, उसके लिए कपड़े मिठाई देता। बीच में तुकाराम फेल हो जाता है। उसका बाप मेरे पास शिकायत करता, अरे ये एक भी परीक्षा में पास नहीं हुआ, कम से कम घर में तो कुछ कुत्ते बिल्ली पैदा करता। हमारे देश ने आबादी में चीन को भी पछाड़ दिया है। यहाँ के पुरुष स्त्रियों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं और इतने बच्चे घर में पैदा होते हैं कि लोग उनकी तुलना, अपने ही औलादों की तुलना कुत्ते बिल्लियों से करते हैं। कितनी दुख की बात है ये। बेटे की परीक्षा में फेल हो जाने की बजाय उसे पोता नहीं हुआ, इसी दुख के कारण उसका चेहरा झुलसा हुआ था। बाप बेटों पर बड़ी हंसी आती। तीज त्योहारों में मामा के गांव औरंगापुर जाता। वह गांव तालुके से 2 मील पर था। रास्ते के दोनों ओर वट वृक्ष की घनी छाया। घूमते घूमते जाता। रास्ता छोड़कर पगडंडी से चलने लगता तो चारों ओर किसानों की बाड़ी लगती। मोट के चक्कों से आवाज आती। मोट मतलब रहट। कोई की आवाज आती। बीच राह में यदि प्यास लग जाती तो बाड़ी में जाकर पानी पीने की हिम्मत न होती। मुझे अपने गांव से औरंगापुर बड़ा अच्छा लगता। सारे घर कतारों में, मारवाड़ी भी साफ सुथरी। ये गांव औरंगजेब बादशाह ने पटेल की विधवा बहू को बहन मानकर दान में दिया था, ऐसी कुछ कथा प्रचलित थी। वैसे मामा का घर बहुत छोटा। भीतर घुसते समय चौखट से सिर टकराती। खपरैल के नीचे बहुत पहले रखा बीम, उसके काले काले गुच्छे नीचे गिरते रहते। मामा के घर के सामने उसके बहुत पुराने घर के अवशेष दिखाई पड़ते। ये अभिशप्त घर है, यह मानकर उसे वे नया नहीं बनाते, उल्टे यह घोंसला सा घर उन्हें पसंद आता। उस खंडहर के बारे में उनके घर में कई तरह की बातें प्रचलित थी। वहां एक काला नाग घूमता है, यह भी बात होती। उस खंडहर के नीचे बहुत सा गुप्त धन तुम्हारे नाना ने रखा है, ऐसा मुझे हमेशा बताया जाता। माँ जब छोटी थी तभी नाना मर चुके थे। नाना डाकुओं और भीलों की टोली में थे। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में काफी माया जोड़ ली थी और वह सब उन्होंने उस खंडहर के नीचे गाड़ दी है, ऐसा मामा और नानी बताते। रात में जब मैं सोता तो नाग सपनों में आते। ऐसे समय नाना के गाड़े गए धन के बजाय उनकी छिपाई बंदूक और तलवारों का आकर्षण मन में जागता। नींद में सारी चीजें मेरे हाथों में आ जाती। बोर्डिंग के मछुआरे लड़कों के साथ घमासान युद्ध करता रहता हूं, उसमें मैं जीतता हूं। सपने में यही सब होता। बाल मन है। नाना जी यानी माँ के पिता तानाजी बंबई की एक गोदी में काम करते थे। जब हम बंबई में थे तब माँ से कई बार मिलने आए। पिताजी उन दिनों गोदी में ही काम कर रहे थे। उस समय उनकी नई भर्ती हेतु बिल्ले मिले थे। ऐसा ही एक बिल्ला पिताजी ने अपने ससुर को दिया। इसी बिल्ले के कारण नाना जी की नौकरी लगी। उनकी नौकरी के समय बंबई में उन्हीं के संदर्भ में एक हादसा हुआ। कामगारों को जल्दी जातू ना करते, शायद परमानेंट ना करते, मतलब है उनकी रिट्रेंचमेंट होती। उसी समय नाना जी की बारी आई। पिताजी क्या करें, उन्होंने उनके अंगूठे पर जानबूझकर एक लोहे की सलाख दे मारी। नाना के अंगूठे से खून की धार फूट पड़ी। इस कारण नाना मेडिकल छुट्टी पर जाते हैं। वे बहाना बनाते हैं कि काम करते समय चोट लग गई। पिताजी की चालाकी के कारण नाना जी की नौकरी बच गई। इस बात का नाना जी हमेशा बड़े गर्व से उल्लेख करते। वैसे एक बार उन्होंने पिताजी को जेल जाने से बचाकर अपने ऊपर किए गए एहसानों का बदला चुका दिया था। नाना कभी कभी बंबई से आते। उनका सारा ध्यान गांव के लोगों की ओर। गांव पर उन्होंने बंबई की सारी आय लगा दी। काली मिट्टी वाली जमीन खरीदी गई। नियमित मनी ऑर्डर भेजते। बंबई में बड़ी तकलीफ से दिन काटते। उनका रंग गहरा काला था।
उनकी पोशाक भी बड़े मजेदार, घुटनों तक धोती, सर पर काली टोपी। गांव में एक दो दिन के लिए आते तो सब उन्हें थोड़ा थोड़ा काटते। मतलब जो भी पूंजी वे लेकर आते सब वो कुछ ना कुछ छीन झपट करते उसमें से। बुढ़ापे में भी पत्नी सामने ना आती, ऐसा कुछ चलन ही बन गया था। पर मैं उनकी खूब हंसी उड़ाता। मुझ पर वे कभी नाराज ना होते। मैं उन्हें कहता, बाबा इतना कमाते हो, एक आध वुलन का कोट क्यों नहीं खरीद लेते। बुढ़ऊ हंसते रहते। तंबाकू का शौक छोड़कर उन्हें किसी प्रकार का कोई शौक ना था। बंबई जाते समय बेटे के हाथ पर एक आना रख देते। यही हिसाब उनका शादीशुदा बेटी के बारे में भी था। उनके पीछे लोग उनकी कंजूसी की हंसी उड़ाया करते, लेकिन कोई ये ना देखता कि पूरे परिवार को भी वही पाल रहे हैं और बंबई में किस तरह मतलब कटौती करते हैं अपनी जरूरतों की। उनका अंत बड़ा दुखद था। 10-12 साल पहले की बात होगी। उन दिनों में सायान में रेलवे क्वार्टर्स में रहता था, उप किराएदार था। बुढ़ऊ हमारे घर भोजन के लिए आया। सायन में बिल्डिंग के नीचे से ही रेलवे लाइन गई थी। फेसिंग लांघ कर पैदल जाने वालों की दुर्घटना में मौत हो जाती। बुढ़ऊ हमेशा सलाह देता, रास्ता लंबा हो तो चलेगा पर पटरियां लांघ कर कभी मत जाना। मैं नंदी बैल सा सिर हिलाता। बुढ़ऊ को भोजन के बाद चाय की तलब लगती। वह स्टेशन पर चाय पीने जाता। उस रात चाय पीने के लिए जाते समय रेलवे के बफर ने उसे उड़ा दिया। दुर्घटना स्थल पर जब मैं गया तो खून की एक बूंद भी नहीं दिखी। सिर्फ धक्का लगने मात्र से उसका काम तमाम हो गया। मुझे नियमित पटरी लांघ कर मत जाना कहने वाला नाना स्वयं पटरियां लांघ कर निकल गया। नाना की मृतदेह कोरानेर से लाने मुझे ही जाना पड़ा। मैं ही बंबई में उसका वारिस था। पंचनामे में बुढ़ऊ का कपड़ा, तंबाकू की थैली का जिक्र रहता है। बुढ़ऊ के पास पैसे भी होंगे, इसका अंदाजा पुलिस को न था। मैं रेलवे स्टेशन में उस थैली की चोर जेब से कुछ नोट निकालकर दिखाता हूँ, तब पुलिस भी चकरा जाती है। गांव से नाना नानी आने तक बॉडी रखना तकलीफ देह था। बुढ़ऊ की पहचान के लिए मुझे कोल्ड रूम में जाना पड़ता है। वहां नंग धड़ंग लाशों का अंबार लगा था। उस कोल्ड रूम की दम घूंटू दुर्गंध पल भर रुकना असंभव था। बुढ़ऊ की लाश पहचानना कठिन ना था। मैं ही उस रात उसे अग्नि देता हूँ। दूसरे दिन मामा और नानी आते हैं। तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। पिताजी के फंड और सर्विस के पैसों के लिए वे गोदी में जाते हैं। शाम को वे ढेर सारा बाजार हाट कर घर लौटते हैं। मामा के शरीर पर नया कोट और शर्ट झलकता है। नानी मामी के लिए नई साड़ियां लाई जाती हैं। मामा खुलासा करता है, गोदी के कामगारों ने चंदा कर कुछ पैसे दिए थे। मैं सुनकर अवाक रह जाता हूं। सारी जिंदगी मजदूरी करने वाले बाप के कल मरते ही मामा को ये बाजार हाट क्या सूझा। मेरे गले ये बात नहीं उतर रही थी। आदमी कितना रहस्यमय है, ये बात उस रात मेरे मन में बड़ी गहराई से छाप डालती है। व्यक्ति के इस प्रकार के व्यवहार के लिए कुछ कारण तो होना ही चाहिए। ये सोचते सोचते मेरा दिमाग थक गया। बुढ़ऊ की कड़ी मेहनत से जमा पूंजी मामा ने 1-2 साल में ही फूंक डाली। मामा को मेहनत की आदत न थी। बंबई के मनी ऑर्डर पर मजे से दिन काटने की उनकी आदत थी। तो इस बात का जिक्र तो कैथरीन मेयो ने भी अपनी पुस्तक मदर इंडिया में किया है कि हम भारतीयों को मेहनत की आदत नहीं होती है, हम हराम हड्ड होते हैं। आसान पैसा हमें मिल जाता है तो हम भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, उसी समय खा पी कर मौज उड़ा लेते हैं। और मैं उन्हें स्पष्ट तौर पर कहा है कि भविष्य के लिए जो है वो भारतीय नहीं सोचते। जिस दिन उनके पास खाने को होता है उस दिन वे भरपेट खाने की सोचते हैं। मतलब व्यंग्य था कि सब कुछ खत्म कर देने की ही सोचते हैं। फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है उन्हें मालूम नहीं। बंबई की मनी ऑर्डर पर मजे से दिन काटने की उनकी आदत थी। 2-3 साल में मामा जमीन का एक टुकड़ा टुकड़ा करके बेचने लगे। परिस्थितियों ने उन्हें दयनीय बना दिया। आज मामा बंबई में पेट पानी तक ही मजदूरी पाते हैं। सारे परिवार को लेकर वे बंबई आ गए हैं, उसमें बाल बच्चों की फौज। किसी समय हाथी से दिखने वाले मामा आज गन्ने की सीठी से निचुड़ गए हैं। उनका दुख देखा नहीं जाता। तो आज का एपिसोड हम यहीं पर विराम देते हैं। ऐसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता। दया पवार जी ने ऐसा लिखा है, मगर मैं ऐसा नहीं सोचती। मेरे परिवार की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। नाना जी ने जो भी कुछ कमाया
हमारे मामा ने वो सब कुछ चौपट कर दिया। लेकिन मुझे उनकी ऐसी हालत देखकर दया नहीं आती। अपनी हालत के लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं। दया करने के लायक नहीं होते ऐसे लोग। तो आज का एपिसोड यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन यदि ये सब चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।